नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट डिस्कवर द ह्यूमन इन यू। आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया लाइफ स्टोरी पूरा का पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि ट्रिब्यूट है हमारे लिए श्री रतन टाटा जी के लिए, जो भारत के एक बहुत बड़े रत्न, सच में रत्न ही थे, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया। तो मैं उनसे रिलेटेड सभी चीज़ें जो टाटा जी के जन्म से लेके अभी तक, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, अ ट्रिब्यूट टू लेजेंडरी रतन टाटा। चलिए बताता हूँ आपको रतन टाटा जी के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों, रतन टाटा जो थे, वो चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के। और एक प्रोफाइल उनका मैं बता देता हूँ कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1937 में। और उनका जो बचपन था बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम रहा। उनके पेरेंट्स जो थे वो 1940s में सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। उनके रिलेशनशिप में थोड़ी खटास आ गई उनके पेरेंट्स के। और जब वो तकरीबन 7 साल के थे, तो वो अपने ब्रदर के साथ बिल्कुल पेरेंट्स के साथ सेपरेट हो गए। पर टाटा जो थे, ही बिगिन ही स्कूलिंग इन बॉम्बे। उन्होंने बॉम्बे में कैंपेन स्कूल में, और कुछ पार्ट ऑफ स्कूलिंग उन्होंने बिशप कॉटन स्कूल शिमला, जिसे BCS शिमला कहते हैं। आई एम फॉर्चुनेट, आई एम फ्रॉम शिमला, जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और उन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की फिर कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से। तो ये उनका बचपन था, थोड़ा सा ट्रबलसम था। पेरेंट्स का थोड़ा साथ उनसे छूट गया क्योंकि पेरेंट्स आपस में सेपरेट हो गए थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन उन्होंने की, उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ली, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 1962 में। फिर उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में। और फाइनली उन्होंने जॉब जो अपनी शुरू की, वो IBM ग्रुप में ज्वाइन किया उन्होंने और अपना जॉब शुरू किया। लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने IBM ग्रुप को छोड़कर 1962 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और टाटा ग्रुप को जब उन्होंने ज्वाइन किया 1962, तब से लेकर वो हमेशा टाटा ग्रुप के साथ ही रहे। और वो एक बहुत बड़े कमिटेड एम्प्लॉयज़ के जैसे उन्होंने शुरू किया था, और बहुत ही बड़े कमिटेड लीडर के जैसे उन्होंने एंड किया। रतन टाटा जो थे दोस्तों, वो अडॉप्ट किया था उन्हें नावल टाटा ने और सोनो ने। टाटा जो थे वो हमेशा अविवाहित रहे। उन्होंने अपने बैचलर समय को अपार्टमेंट में अकेले ही गुजारा था, एक साधारण जीवन शैली के वो जिए। और अमेरिका में उन्होंने, जब वो पढ़े लिखे, कुंवारे रहे बॉम्बे में अपार्टमेंट में, और उनके साथ थे सिर्फ उनके खास 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स, जो उनके साथ हमेशा रहे। उन्होंने हमेशा दोस्तों पारंपरिक पारसी जीवन की शैली को अडॉप्ट किया, उसी का समर्थन किया। और उन्हें जो घर बना खाना जो था, मैं कुछ उनके ट्रेट्स बता रहा हूँ पर्सनल लाइफ के बारे में। घर बना खाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और स्पेसिफिकली उनकी जो दिलचस्पी थी वो आर्ट की कलेक्शंस में बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने जीवन में ना बहुत सारी कला संग्रह में बहुत गहरी रुचि ली, और बहुत सारी आर्ट की जो से रिलेटेड चीज़ें थी उन्होंने इकट्ठी की, परचेज की। वो एक ट्रेन्ड पायलट भी थे, जो उनको विमान उड़ाना बहुत अच्छा लगता था, आसमान की उड़ाइयों में उड़ना बहुत अच्छा लगता था। और ओवरऑल उन्होंने ना अपनी लाइफ में ये प्रोफेशन से रिलेटेड, पर्सनल लेवल से रिलेटेड बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। अब मैं आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। वो बहुत ही बढ़िया एक डिग्निफाइड इंसान थे, बहुत एथिकल थे। उन्होंने कभी भी अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, डिपेंडेबल थे, लोग उन पे डिपेंड रह सकते थे। और वो हमेशा अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने में विश्वास रखते थे। लॉयल एंड बिलीव्स इन रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने की में बिलीव रखते थे। रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी थी बहुत हाई थी उनकी। आपको मैं बताऊंगा, उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में रिस्क लिए, और एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप क्वालिटी उनमें थी, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा उनसे मोटिवेट होते थे और अटैच होते थे। दोस्तों, उनके जीवन की स्वॉट एनालिसिस मैं करता हूं, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करेंगे। तो जो उनकी स्ट्रेंथ थी दोस्तों, वो एक बहुत बड़े विजनरी थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे और इनिशिएटर थे। और उनकी जो वीकनेस थी वो थी कि थोड़े से वो लेस ऑटोक्रेटिक थे और डिपेंडेबल थे। लेकिन उन्होंने हमेशा जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके जीवन में आई, जैसे कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर देते थे, ढाल देते थे। और उन्होंने हमेशा बिलीव किया रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ पे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर किया। बिजनेस एथिक्स पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। और एक थोड़ा सा जो थ्रेट था उनकी लाइफ का, वो ये था कि वो एक रिस्क टेकिंग फिलॉसफी में बिलीव करते थे, और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट थे। ऑफ कोर्स परफेक्शनिस्ट होना बुरा नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको थ्रेट्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों बताता हूं कि जब वो चेयरमैनशिप की पोजीशन में थे, रतन टाटा जी,
तो वो कौन कौन से टाटा के ग्रुप थे, उनके चेयरमैन थे, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, टीसीएस कंसल्टेंसी, टाटा टी, टाटा केमिकल, द इंडियन होटल कंपनी एंड द टाटा टेली सर्विसेज। ये सारी टाटा की जो लेग ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सब के ये चेयरमैन रहे। और रतन टाटा जी का जो योगदान रहा इन सब में, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहा है। रतन टाटा जी ने 1991 में एक्चुअली टाटा ग्रुप जो समूह था, उसकी चेयरमैनशिप को उन्होंने कैप्चर किया। फिर उनके नेतृत्व में दोस्तों टाटा समूह ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड किया, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। और जैगवार जैसे, लैंड रोवर जैसे, टेटली जैसे और कोरस जैसी ग्लोबल कंपनीज को उन्होंने एक्वायर किया, उनका अधिकरण किया। अब देखते हैं दोस्तों उनकी जर्नी क्या रही रतन टाटा की पूरी की पूरी। जब उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए दोस्तों 1944 में, जब वो बच्चे थे, तो उनके ग्रैंड मदर ने उन्हें पाला पोसा और उनकी जो स्कूलिंग हुई वो बॉम्बे और शिमला में हुई। जो मैंने बताया, बॉम्बे में कैंपन स्कूल और शिमला में बीसीएस। उन्होंने बैचलर्स डिग्री जो ली थी वो आर्किटेक्चर फ्रॉम अमेरिका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ली थी। आईबीएम में, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ज्वाइन किया बिजनेस, और उसके बाद 1962 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया टाटा ग्रुप को। अब ऐसा था दोस्तों, अब मैं आपको ईयर बाय ईयर बताता हूँ कि उनकी प्रोग्रेस कैसी रही। 1962 में दोस्तों जब उन्होंने टाटा स्टील को कैप्चर किया, मतलब उसके जो एज एन एम्प्लॉय बने, तो उन्होंने ना एक बड़े लेवल से शुरुआत नहीं की, उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत की। एक ऐसा इंसान जो वहाँ पे एक वर्कर के जैसे काम करता है। तो 1962 में उन्होंने एज ए ब्लू कॉलर एम्प्लॉय, एक वर्कर के जैसे टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था। और फाइनली 71 तक, मतलब 9-10 साल में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्होंने डायरेक्टर लेवल की पोजीशन को कैप्चर कर लिया नेल्को ग्रुप में। 1977 में उन्हें ये कहा गया, उन्हें एक चैलेंज दिया गया कि जितनी भी सिख एक एम्प्रेस मिल है उसको आपने रिवाइव करना है, उसे फिर से जिंदा करना है, जो उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हार्ड वर्क के थ्रू करके भी दिखाया। 1981 में दोस्तों JRD टाटा जो है वो टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने, और 1991 में उन्हें पूरे के पूरे टाटा ग्रुप्स का चेयरमैनशिप उन्होंने ले लिया। 2000 में, सन 2000 की बात कर रहा हूं दोस्तों, उन्होंने $435 में टेटली टी, ये मैं एक्विजिशंस बता रहा हूं जो उन्होंने किए अपने पूरे के पूरे लाइफ में। 2002 में उन्होंने $530 में 46% VSNL में स्टेक ले लिया, और उसी टाइम पे उन्होंने डेविड मोटर कंपनी जो ट्रक्स बनाती है उसमें भी $120 मिलियन में पूरा का पूरा स्टेक परचेज कर लिया। तो ये उनकी जर्नी रही दोस्तों रतन टाटा की। 2007 में उन्होंने ब्रिटिश स्टील मेकर कोरस को एक्वायर किया। 2008 में उन्होंने जैगवार, जो कि वन ऑफ द प्रीमियम कैटेगरीज ऑफ क्लास कार्स हैं, उसको कैप्चर किया। 2009 में टाटा ने लॉन्च किया टाटा नैनो को, जो कि कार मानी जाती थी, और ये कार एक ऐसी कार मानी गई। उनका ये सपना कैसे आया उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अब मैं थोड़ा सा उनकी वैश्विक पहचान, उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ कि रतन टाटा जी जो थे, उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल है, ग्लोबल लेवल है, उसमें टाटा ग्रुप की एक बहुत ही बड़ी छाप बनाई। और उनके प्रयास जो थे उसके वजह से इंडिया और ग्लोब दोनों में टाटा ग्रुप के साथ साथ हमारे इंडिया की भी जो है बहुत अच्छी पहचान बनी। अब बताता हूं दोस्तों कि टाटा ग्रुप है क्या। अब टाटा ग्रुप के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 100 कंपनियां हैं उनके अंदर, और वो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट जिसे कहते हैं वो है। और इसके अंदर 3.5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं टाटा ग्रुप के अंदर, 3.5 लाख। और इसकी जो एनुअल टर्नओवर है दोस्तों वो 62 बिलियन USD डॉलर्स के बराबर है, जिसकी आज की डेट में जो कीमत रहेगी वो 5.5 से 6 लाख करोड़ के करीब आएगी। टाटा की जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की GDP में, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों, वो 5.5% है। कहने का मतलब कि अगर 100 रुपया हमारे देश की GDP है, उसमें 5.5 रुपया जो है वो टाटा ग्रुप कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है टाटा ग्रुप का है। 60% जो रेवेन्यू है दोस्तों टाटा ग्रुप का, वो फॉरेन कंट्री से आता है, 40% जो है वो डोमेस्टिक से आता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि टाटा की जो प्रेजेंस है वो 6 कॉन्टिनेंट्स में है, मोर देन 80 कंट्रीज में टाटा की जो प्रेजेंस है। अब मैं आपको इसके कल्चर के बारे में बताता हूं कि कैसे उन्होंने एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स की। तो टाटा हैज ऑलवेज बीन वैल्यू ड्रिवन। उन्होंने हमेशा इंश्योर किया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वैल्यू के साथ एथिक्स को बहुत ज़्यादा, इंटीग्रिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाए। तो ये जो वैल्यूज थी दोस्तों, इसकी वजह से पूरे के पूरे बिजनेस में डायरेक्ट ग्रोथ और बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट देखी टाटा की सारी कंपनियों ने, बिकॉज ऑफ द ग्रेट लीडरशिप ऑफ रतन टाटा। जो 5 ऐसी कोर वैल्यूज हैं जिसको रतन टाटा बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे, और हर उन्होंने टाटा की सब्सिडी में वो चीज़ इंश्योर की कि ये 5 वैल्यूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। तो पहली वैल्यू जो थी वो थी इंटेग्रिटी।
दूसरी थी अंडरस्टैंडिंग, तीसरी थी एक्सीलेंस, चौथी थी यूनिटी और पांचवी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब दोस्तों, ये 5 ऐसे नगेट्स थे, ये 5 ऐसे फंडामेंटल्स थे जो रतन टाटा जी ने सारी की सारी अपनी जो टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं उनमें ये इंश्योर की, और जिसकी वजह से वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ग्रो किए। दोस्तों, अब मैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताता हूँ। वो एक बहुत डिग्निफाइड इंसान थे, एथिकल इंसान थे, डिपेंडेबल इंसान थे, और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो अपने प्रॉमिसेस को रखें। उन्होंने हमेशा जिस भी इंसान के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाया उसमें उन्होंने विश्वास रखा, लेकिन एक जो उनकी बहुत बड़ी चैलेंजिंग ट्रेट रहा वो रहा उनका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। वो हमेशा ये सोचते थे कि मैं कैसे रिस्क लेकर मैं जो है ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करूं। तो वो भी एक उनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा ट्रेट था कि वो बहुत बड़े रिस्क टेकर थे, और उनके जो अंदर थे एग्जाम्पलरी लीडरशिप क्वालिटीज थी दोस्तों, और वो एक बहुत बड़े ग्रेट मोटिवेटर थे। मैं आपको उनके कोटेशंस बताऊंगा जिससे शायद आप भी बहुत हाई लेवल की मोटिवेशन फील करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टाटा की जो रतन टाटा थे उन्हें किस चीज़ ने एक बहुत बड़ा ग्रेट लीडर बनाया। रतन टाटा जो मैंने आपको बताया, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि कोई भी कंपनी या कोई बिजनेस, उन्होंने ये कहा कि ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टैटिक रहता है, मतलब एक ही जगह रहता है, तो वो जल्दी मर जाएगा। कोई भी कंपनी को वो कहते थे कि कंपनी को हमेशा ग्रोथ स्टेज में रहना चाहिए। अगर वो स्टैटिक स्टेज में है तो वो बिजनेस ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकता। उन्होंने एक इंग्लिश में बात कही थी कि अ कंपनी और अ बिजनेस दैट रिमेन स्टैटिक इज अ बिजनेस दैट विल डाई। अ कंपनी दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस एंड एक्सेप्ट that there are better ways to do things than the way they are done today is a company that will survive in the global market that we face। तो उनकी जो विजनरी अप्रोच थी दोस्तों, उसकी वजह से उन्होंने सारे के सारी टाटा ग्रुप कंपनीज को बहुत आगे एक्सपेंड किया। उसके बाद दोस्तों, उनका एक थोड़ा सा जो इशू हुआ था, जब मैंने आपको बताया जब नेल्को जब उन्होंने डायरेक्टरशिप ली थी, तो नेल्को में उनका थोड़ा सा इशू क्या हो गया था कि इनिशियली नेल्को एंड एम्प्रेस मिल, ये 2 कंपनीज थी जो कि एक फेलियर रही, और ये जो 2 फेलियर थे हमेशा रतन टाटा को हॉन्ट करते रहे फॉर डिकेड्स। ये जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था वो थोड़ा सा इशू वाला था, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा, और नेल्को और एम्प्रेस में जो फेलियर हुआ था उसे उन्होंने आगे के सक्सेस में ट्रांसलेट कर दिया। वो एक बहुत बड़े बिग वाली फिलॉसफी पे बिलीव रखते थे, और हमेशा कोशिश करते थे कि वो हर कैटेगरी के कस्टमर को, हर कैटेगरी के सेगमेंट को टच करें। सो उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत बड़ी जो पेयर होटल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो लग्जरी चेन है होटल्स की, जिसे पेरी होटल्स कहा जाता है न्यूयॉर्क की, उन्होंने उसे एक्वायर भी किया, और इंडिया में जिंजर होटल की भी शुरुआत की। कहने का मतलब सबसे वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट चेन ऑफ होटल के भी जो है उन्होंने लीडरशिप की, और जो मोस्ट इकोनॉमिकल जिंजर होटल है उसको भी उन्होंने लॉन्च किया। दोस्तों, उन्होंने अपनी आइकॉनिक जैगुआर ब्रांड, जो कि सबसे कॉस्टली प्रीमियम ब्रांड्स में आती है कार्स में, वो भी लॉन्च की, और नैनो जो कि सबसे इकोनॉमिकल आती है, सबसे चीप। मतलब उनका जो सोच थी ना दोस्तों, वो इतनी लंबी थी, और हर तरह के कस्टमर को वो सब कुछ देना चाहते थे, डिपेंडिंग अपॉन द पॉकेट ऑफ द इंडिविजुअल, वो सब कुछ सर्व करना चाहते थे। अब चलते हैं दोस्तों लिबरलाइजेशन के ऊपर। द ग्रुप वाज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर लिबरलाइजेशन। जब ये लिबरलाइजेशन हुआ तो विच वाज नॉकिंग ऑन द डोर व्हेन ही टुक ओवर। रतन टाटा न्यू टाटा required a radical change in mindset and set out to work in that direction। तो जो लिबरलाइजेशन था दोस्तों, ये एक चैलेंज तो था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के जैसे लिया, और एक ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट के जैसे उन्होंने पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर दिया सारी की सारी उनकी जो सिस्टर कंसर्न कंपनीज में थे। वो एक बहुत बड़े डीप थिंक करते थे, वो बहुत डीप लेवल तक सोचते थे, और एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक्स थे। उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटेजीज थी वो पूरी की पूरी सपोर्ट करती थी विद लॉजिक। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रेटेजीज बनाते थे या हाइपोथेटिकल स्ट्रेटेजी बनाते थे, वो बहुत डीप लेवल की थिंकिंग करके एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेटेजीज बनाते थे, जो स्ट्रेटेजीज हमेशा 2 या 3 गुना बेटर होती थी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी से या कंपटीशन की स्ट्रेटेजी से। उनकी जो डेवू मोटर की VSNL की जो एक्विजिशन थी, वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव रही, जिसने टाटा ग्रुप को बहुत हेल्प किया ग्रो करने के लिए। और इसलिए दोस्तों, टाटा बिकेम लार्जेस्ट इंडियन कॉन्ग्लोमरेट या ग्लोबल लेवल पे उन्होंने दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, टेटली टी जो कंपनी है उसे उन्होंने एक्वायर किया, जैगुआर जैसी बहुत बड़ी जो लैंड रोवर की ग्रुप है उसे उन्होंने एक्वायर किया, और कोरस जैसी कंपनी उसे उन्होंने एक्वायर किया। अब आते हैं दोस्तों, उनका एक जो ट्रेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है वो है एथिक्स। टाटा ने जो किया है, ही मेंटेन कि टाटास ट्रेडिशन ऑफ वर्क विद एथिक्स शुड रिमेन द बेसिक फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो जो ये वर्क एथिक्स जो थे, इसको उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए दोस्तों, टाटा जो है इज नोन फॉर हिज
वर्क एथिक्स टुडे एज वेल। रिस्क टेकर तो थे ही थे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा कोरस जो उन्होंने डील की थी, इट वाज अ वेरी डेंजरस डील बिकॉज कोरस कंपनी उस टाइम पर बैंक करप्सी पे थी और सभी ने उन्हें कहा था कि बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन है, लेकिन उन्होंने इसका एक्विजिशन करके इसे दुनिया के क्रिटिसाइजर्स जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया बता दिया कि ये बहुत बढ़िया सक्सेसफुल एक्विजिशन था, बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूव थी। दोस्तों, मार्च 2008 में टाटा मोटर्स ने रतन टाटा जी की लीडरशिप में जैगवार और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी से खरीद लिया, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त डील कंसिडर किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि ब्रिटिश लग्जरी कार्स जो जैगवार एंड लैंड रोवर थे, इसे उन्होंने एक्वायर किया $2.3 बिलियन रुपीस में। उस समय की बात कर रहा हूँ 2008 की दोस्तों। टाटा जैगवार डी जो थी दोस्तों, इसने ड्राइव किया टाटा की ग्रोथ को, एंड 100% सी बात है कि टाटा was driven straight to disaster with the Jaguar Land Rover deal. The brands were troubled, demands were low, but Tata went on to prove everything wrong. उन्होंने ऑफ कोर्स, क्योंकि जैगवार जो थी उस टाइम पे लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जब उन्होंने उसे एक्वायर किया, लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये एक बहुत रॉन्ग डिसीजन है, लेकिन उन्होंने सभी को गलत प्रूव कर दिया दोस्तों, और टाटा वेंट ऑन टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। द ग्रुप्स इंटरनेशनल एक्विजिशंस आर डूइंग वेल। आज की डेट में जैगवार एक बहुत अच्छा और बहुत ग्रोइंग ब्रांड है, एंड देन ये लॉस मेकिंग कंपनी सभी की सभी जो है वो गेन मेकिंग कंपनी में ट्रांसलेट हो गई। दोस्तों, रतन टाटा जी का एक सपना था, वो सपना मैं आपको बताता हूँ। जब वो अपनी गाड़ी में चलते थे तो देखते थे कि टू व्हीलर पर बहुत सारे लोग जो है अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ बहुत रिस्क लेकर जो है उस बाइक पे टू व्हीलर पे चलते हैं। उन्होंने एक चीज कही कि आई ऑब्जर्व families riding on two wheelers, the father driving the motorcycle, his young child seated in front of him, his wife seated behind holding a little baby. It led me to wonder whether one could conceive a safe, affordable and all weather form of transport for such a family. उनका जो ये सपना था कि मैं कैसे जो है ये एक ऐसी इकोनॉमिकल व्हीकल बनाऊं जो ऑल वेदर व्हीकल हो, बारिश में भी, तूफान में भी, बरसात में भी, गर्मी में भी वो चले, और उसके अंदर सेफ्टी भी हो और पूरी की पूरी फैमिली भी आ सके, और सबसे इम्पोर्टेंट वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, वो नियर टू टू व्हीलर की कॉस्ट में आ जाए। वो एक सपना था दोस्तों, और फिर वो सपना ट्रांसलेट किया टाटा नैनो की फॉर्म में। रतन टाटा का सपना जो कि भारतीय परिवारों के लिए एक सस्ती कार बनाने का था, इन्होंने उसे इस सपने को साकार किया और रतन टाटा जी ने नैनो को लॉन्च किया, जो सबसे ज्यादा किफायती, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कार के नाम से उन्होंने उसे लॉन्च किया। एक प्रॉमिस जो लोगों के साथ उन्होंने किया, और रतन टाटा जी ने टाटा नैनो का जो सपना था, कार लेने का जो सपना था लोगों का, वो पूरा किया। वो कहते हैं द मैन एंड हिज ड्रीम मशीन। उन्होंने सन 2008 में जो प्रॉमिस किया था भारतीयों के साथ कि मैं आपको एक ऐसी कार दूंगा जो सबसे सस्ती कार होगी, 4 सीटर होगी और प्राइस उसका नियर टू टू व्हीलर के होगा। तो दोस्तों, उन्होंने इस कार को लॉन्च किया सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए में डीलर प्राइस पे। द मैन एंड हिज ड्रीम मशीन ये कंटिन्यू रहा दोस्तों। और नैनो विच मीन्स स्मॉल इन पारसी गुजराती, नैनो का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है छोटा, तो पारसी गुजराती में इसी से वो नैनो का जो नाम आया। टर्न्स आउट टू बी अ फॉन्ट ऑफ इनोवेशन जनरेटिंग एज मेनी एज 40 न्यू पेटेंट्स फॉर टाटा मोटर। इसकी वजह से दोस्तों 40 नए पेटेंट्स टाटा मोटर ने कैप्चर किए। और दिस इज द प्रोडक्ट 3 व्हीलर विद स्टेफनी, ये ओजामा सुजुकी ने उन्हें कहा। 1 लाख कार इज नॉट पॉसिबल, ये हुंडई ने कहा। टुडे टाटा नैनो इज द रियलिटी। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन फाइनली रतन टाटा जी ने उस क्रिटिसिज्म को रियलिटी में कन्वर्ट किया। रतन टाटा's pet नैनो प्रोजेक्ट वाज mired in controversies about लैंड एक्विजिशन फॉर द फैक्ट्री। आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई जब उन्होंने लैंड एक्विजिशन की बात की। और आफ्टर फार्मर्स इन सिंगूर, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं दोस्तों, जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा फोर्सिबल एविक्शन किया, निकाल दिया वहां से, एंड इनएडिक्वेट कंपनसेशन की वजह से ममता बनर्जी लेफ्ट इनटू द फ्रे, द टाटास पुल्ड आउट ऑफ द स्टेट। टाटा को निकाल दिया गया वहां से, क्योंकि वो लोग वहां के नहीं चाहते थे कि टाटा आए, लेकिन टाटा ने अपने सपने को सपना नहीं रखा। टाटा कंपनी शिफ्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री टू सनड टू गुजरात। उन्होंने वो फैक्ट्री नैनो की गुजरात में शिफ्ट कर दी, और वो सपना जो था टाटा का नैनो का, वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद दोस्तों, टाटा के ऊपर ऐसा नहीं है रतन टाटा के ऊपर कि हमेशा उनके साथ अच्छा ही रहा। रतन टाटा जो है 2G स्कैम में भी उनका नाम आया, लेकिन आफ्टर द नेम इन 2G स्कैम ही इज द फर्स्ट टू कम फॉरवर्ड एंड आस्क फॉर डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ की पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा और मैं स्टिल एथिकल हूँ।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। तो 2G स्कैम में जिसमें मेरा नाम आ रहा है, आप उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करिए और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मैं पूरी की पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, कुछ ऑनर और अवार्ड्स थे जो मैं आपको बताता हूँ। रतन टाटा जी को मिले 2004 में, उन्हें एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डॉक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड किया। 2005 में अगेन डॉक्टरेट ऑफ साइंस का उन्हें अवार्ड मिला गया। 2007 में फिलैंथ्रोपी का अवार्ड मिला। 8 में उन्हें 2 अवार्ड मिले, 10 में उन्हें 3 अवार्ड मिले और 12 में उन्हें अगेन एक ऑनररी डिग्री मिली। तो ये सारे के सारे ऑनर्स थे, अवार्ड्स थे जो दोस्तों रतन टाटा को मिले। ये तो उनके एक प्रोफेशनल लेवल पे थे, लेकिन नेशनल लेवल पे भी उन्होंने बहुत सारे रिवार्ड किए, जो भी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। उनका क्या जिंदगी का एजेंडा था? उनका जिंदगी का एजेंडा था ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा। वो कहते थे कि रिटर्न्स मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। जितनी आप कॉस्ट लगाते हो उससे आपका रिटर्न जो है 2 to 3 टाइम्स मिनिमम आना चाहिए, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुड बी डिराइव। कहने का मतलब कि आपकी जो कॉस्ट वर्सेस रिटर्न की जो रेशियो है वो ज्यादा होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंस में आप मैक्सिमम चीज को डेवलप करिए। ये उनका एक एजेंडा होता था, जिसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। ईच कंपनी मस्ट बी द इंडस्ट्री लीडर ऑक्यूपाइंग वन ऑफ द टॉप 3 पोजीशन। वो कहते थे कि मैं जिस भी कंपनी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करूं, वो अपनी इंडस्ट्री में टॉप 3 पोजीशन में होनी चाहिए, तभी उस बिजनेस को करने का मतलब है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं। The business identified must have potential for high growth and should be globally competitive। ये भी उनका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा होता था। दोस्तों, अब मैं आपको उनके कुछ कोट्स बताता हूँ। वो कहते थे कि लाइफ इज लाइक नॉट अ हाफ एम्प्टी ग्लास, इट इज लाइक हाफ फुल ग्लास। तो कुछ ऐसे कोट्स हैं जो मैं आपको उनके बताता हूँ, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि कितनी बड़ी उनकी सोच थी। दोस्तों, वो कहते थे कि नथिंग वर्थवाइल इज एवर अचीव्ड विदाउट डीप थॉट एंड हार्ड वर्क। कोई भी ऐसी चीज आप नहीं अचीव कर सकते जो सिर्फ आप सपने में देखते हो, अनटिल अनलेस उसके पीछे डीप थॉट और हार्ड वर्क ना हो। Good human relations not only bring great personal rewards but are essential to the success of any enterprise। वो कहते थे कि कोई भी रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप तभी काम करता है दोस्तों, जब उसके पीछे एक सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज हो। Lessons from legends, these are the invaluable quotes from those these excerpts were taken from the Ratan Tata talks at Great Level Institute of Management। अब मैं आपको उनके कोटेशंस बता रहा हूँ जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़े लेवल पे कैप्चर किए गए। उन्होंने कहा कि a country of tremendous brain power and human capital and the one thing that makes it happen is the opportunity। ये था उनका व्यू। उन्होंने ये भी कहा कि as you prosper and as you grow, think of giving back to the nation in one form or another with some of what you have gained so that others too can shine like you have, and with that the nation will grow। वो कहते थे कि आपके साथ आपके लोग भी बढ़ने चाहिए, आपके साथ आपका देश भी बढ़ना चाहिए। ये उनकी सोच थी। When you step into somebody's shoes, when the shoes are huge, you ask yourself a question, how do I feel those shoes। जब आप किसी के जूते में अपना पाँव रखते हैं और पाँव बहुत बड़ा, पाँव छोटा और जूता बड़ा हो जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? कहने का मतलब, जब भी आप किसी सिचुएशन में को हैंडल करते हो तो आप सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से उसे मत हैंडल कीजिए, आप उसे सामने वाले इंसान की सोच के हिसाब से हैंडल कीजिए। I would expect that my successor would have entrepreneurial spirit and ability to lead the group down the path। ये रतन टाटा जी की एग्जाम्पलरी सोच थी, विजनरी सोच थी। I felt a bit defeated, but I think you never quit under those circumstances। You feel like quitting, but you don't। तो ये जो उनकी जो सोच थी दोस्तों, इस सोच ने हमेशा हम सभी को इंस्पायर किया। There is an environmental that every person has an equal chance to education, has an equal chance to good job based on his merits rather than any other form of consideration। There is so much talent and so much capability that I will just like to see that merited in and vulcanized in India of tomorrow। The 3 key business principles. You got to be careful of the erotic fabric of values and ethics, which I think is happening all around us। Each of you, as I have said, should look into yourself as being the leaders of tomorrow or potentially the leaders of tomorrow। Work on leading and not following, that is the philosophy what he told। Ratan Tata's top 10 quotes to inspire success, leadership and life, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हर लेवल पे आप कहीं पे भी गूगल कर लीजिए, आपको 10 कोट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। None can destroy iron but its own rust can। कोई भी लोहे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद का जंग इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। Likewise, none can destroy a person but their own mindset can। उसी तरह से दोस्तों, इंसान को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसी का माइंडसेट उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो रतन टाटा का जो ये विचार था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। ये जो बात थी दोस्तों, ये आज भी लोग जानते हैं, ये आज भी लोग मानते हैं। अपने सपनों को हमेशा ऊंचा रखो और जब तक उन्हें हासिल ना कर लो
तब तक रुको मत। ये उनका नेक्स्ट थॉट था। कितना अच्छा, कितना इंस्पिरेशन, कितना मोटिवेशनल। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने का कोई ठोस कारण ना पा लें। तो दोस्तों, ये जो उनके कोटेशंस थे ना, ये हमें इंस्पायर करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में, वजह से उन्होंने हमेशा अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके गए और बड़ा किया। तो नेक्स्ट जो था वो था, अगर आपको तेजी से चलना है तो अकेले चलें, अगर दूर तक जाना है तो साथ में चलें। अगर तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको साथ चलना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे जाएंगे। कितना बढ़िया चीज़ उन्होंने कही कि अगर आपको तेजी से चलना है तो अकेले चलिए, और अगर दूर तक जाना है तो साथ में चलिए। नेक्स्ट जो उनका था वो था कि जिंदगी में कभी पीछे मत हटें, चुनौतियों का सामना करें और उन्हें अवसर में बदलें। तो ये जो बात थी उनकी दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया थी कि जिंदगी में हमेशा जो है ना, आपको पीछे नहीं हटना है, चुनौतियों का सामना करना है और उन्हें हमेशा अवसर में बदलना है। क्योंकि अगर आपके सामने चुनौती है और आप उसे कैप्चर नहीं करते हो और आप घबरा जाते हो दोस्तों, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। सपने वो नहीं होते दोस्तों जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो ये जो कितनी बड़ी बात बोली है कि आप नींद में सपने देखते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो सपने जो आपको सोने ना दें, वो होते हैं सपने। समस्याओं से भागना एक नई समस्या को जन्म देता है, इसलिए समस्याओं का सामना कर लें, उन्हें हल करने का प्रयास करें, तभी आप अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम की गुणवत्ता ही उसकी पहचान होती है। मैं अपने जीवन में मुश्किलों से नहीं डरता, क्योंकि मुश्किलें मुझे मजबूत बनाती हैं। आपको अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। नेक्स्ट, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन देम मेक देम राइट। ये बहुत बढ़िया, बहुत फेमस उनका कोटेशन था कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं सही डिसीजन लेता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ और उसे सही प्रूव करता हूँ। ये जो कोटेशन था, ये बहुत बढ़िया कोटेशन था। बेस्ट लीडर्स आर दोज मोस्ट इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग देमसेल्व्स विद असिस्टेंट्स एंड एसोसिएट्स स्मार्टर देन दे आर। I don't believe in work-life balance. I believe in work-life integration. Make your work and life meaningful and fulfill, and they will complement each other. What a great quote. Then, friends, the biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Success is not measured by the position you hold, but by the impact you have on others. Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line, even in an ECG, means we are not alive. I don't know what the future holds, but I do know that I'm going to be positively surprised. One day you will realize that material things means nothing. All that matter is the well-being of the people you love. The day I can't do something for myself will be the day I pack my bags and leave. उसके बाद दोस्तों कुछ छोटे कोटेशंस मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही फेमस है। All of us do not have equal talents, yet all of us have an equal opportunity to develop our talent. If you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. I don't believe in taking right decisions. I take decisions, then make them right. None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. रतन टाटा हमेशा समाज के लिए काम करते रहे और उसमें काम करने पर विश्वास करते थे। उन्होंने दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बहुत बड़े योगदान दिए, और जिसकी वजह से वो पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे और हमारे ग्लोबल और नेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। वो बिलीव करते थे परोपकार में। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने दोस्तों भारत के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई, और उन्होंने बहुत सारे नोबल जो कार्यों में बहुत विश्वास रखा और नोबल कार्यों में उन्होंने सहयोग किया। वो हमेशा डिफिकल्ट डिसीजन लेते थे, और अपने करियर के दौरान दोस्तों रतन टाटा ने बहुत डिफिकल्ट फैसले लिए, जिनमें कुछ कंपनियों को बंद भी करना पड़ा, और लेकिन उनके सारे के सारे फैसले फाइनली सही साबित हुए, क्योंकि उनको ये हमेशा बिलीव था कि मैं डिसीजन जो ले रहा हूँ ना, वो अपनी कमिटमेंट से वो डिसीजन लेते थे। वो हमेशा विवादों से दूर रहे। मैंने अभी आपको बताया था 2G स्कैम में जब उनका नाम आया था दोस्तों, तो सबसे पहले वो निकल कर आए थे और उन्होंने कहा कि आप पूरी की पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और कहीं पे भी अगर मेरा नाम आता है तो मैं ये ग्रुप को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये वॉज सो एथिकल। रतन टाटा का जो जीवन था विवादों से हमेशा दूर रहा, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिंप्लिसिटी, जिसे सादगी कहते हैं, और ईमानदारी, जिसे ऑनेस्टी कहते हैं दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं, जिससे उनकी पूरे के पूरे अपने इंडस्ट्री में और भारत में और ग्लोबल लेवल पर बहुत ही बड़ी पहचान बनी। उद्योग और समाज पर उनका क्या प्रभाव था दोस्तों? रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापार में बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अब उनकी जो पर्सनल लेवल था, जो व्यक्तिगत जीवन था दोस्तों, रतन टाटा एक सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था, विशेषकर कुत्तों से। मैंने जैसे आपको बताया कि जब वो यंग थे, शादी उन्होंने की नहीं थी, वो बॉम्बे में रहते थे, बैचलर थे, तो उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड थे और कोई नहीं था, सिर्फ 2 कुत्ते थे उनके पास। उनको लाइफ में बहुत सारे सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, जो मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट बताई अभी दोस्तों। तो रतन टाटा जो थे, उनके बहुत सारे योगदान थे, जिनके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म भूषण जो रिवार्ड होता है, उससे उन्हें अप्रिशिएट किया। रतन टाटा का जो मानवीय पक्ष था दोस्तों, हमेशा मानवता और समाज सेवा के लिए उन्होंने महत्व दिया, वैल्यू किया, और उन्होंने अपने धन का बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों नोबल कॉजेज में लगाया, और वो बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो असेट थी वो इस चैरिटी में भी लगाई। संघर्ष और सफलताएं, ये 2 ऐसी चीजें थी दोस्तों जो उनके साथ हमेशा रही। रतन टाटा का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। बचपन में उनके माता पिता सेपरेट हो गए, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से उनकी दादी ने उन्हें पाला, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और कठिनाइयों का सामना करते रहे, और हमेशा उन्होंने सफलता हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दोस्तों, रतन टाटा की जो पहचान थी, केवल भारत में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थी, और उन्होंने वैश्विक नेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया ग्लोबल लेवल पे। टाटा समूह की तो उन्होंने नाव रखी थी, जिसे उन्होंने हर लेवल को, जो आज मैंने बताया 100 से ज्यादा कंपनियां हैं, सभी कंपनियों को उन्होंने बहुत नई ऊंचाई पर पहुंचाया, और उन्हें दुनिया की सबसे विश्वसनीय जिसे कहते हैं ना कि कमिटेड और यू ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन, वो उन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन के लिए माना जाता है। रतन टाटा ने टाटा समूह को आईटी, मोटर और कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने में दोस्तों हेल्प किया। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनका जो विजन था, उनकी जो लीडरशिप थी दोस्तों, उसने हमेशा फार साइटेडनेस रखी, और उनके जो विचार थे उन्होंने हमेशा लोगों को प्रेरित किया, और वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल लीडर का काम उन्होंने किया लोगों की सक्सेस के लिए, उनके जीवन के लिए। सामाजिक कल्याण में उन्होंने हमेशा फिलेंथ्रोपी और डायरेक्ट सामने आकर बहुत कंट्रीब्यूशन किया, और हमेशा उन्होंने समाज के विकास के लिए काम किए, और समाज के हर वर्ग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमेशा हर लेवल के इंसान के लिए सोचते थे। लैंड रोवर जो कि जैगवार की कंपनी है, सबसे अमीर लोगों के लिए, और नैनो जो गरीब लोगों के लिए, उन्होंने दोनों लेवल के लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में सोच रखी। उसके बाद दोस्तों उनका एक ट्रस्ट था रतन टाटा, जो आज भी है, जिसके माध्यम से वो हेल्थ में, एजुकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़े लेवल पर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और युवाओं को प्रेरणा देते हैं। रतन टाटा का जो जीवन था ना दोस्तों, जो कार्य था, युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे हम लोग विनम्र होकर, डाउन टू अर्थ होकर, ऑनेस्टी से सफलता हासिल कर सकते हैं। आज की डेट का जो युवा है दोस्तों, वो विदाउट मच ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन और विदाउट ऑनेस्टी बहुत फास्ट समय में पैसा कमाना चाहता है, जो कि गलत है। वो कहते हैं कि आपको विनम्र होकर, ईमानदार होकर अगर आप पैसा कमाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करता है। उनके कुछ अनमोल विचार, जैसे उन्होंने कहा कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले फैसले लेता हूँ और उन्हें सही बना देता हूँ। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, जो हमारे इंडिया की जो जीडीपी है, उसको स्ट्रांग बनाने में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की, और जो इंडियन इंडस्ट्री है, भारतीय उद्योग जगत है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। रतन टाटा का जो दोस्तों विजन था ना, जो दृष्टिकोण था, वो हमेशा सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में था, जिससे वो पर्सनल लेवल से लेकर डोमेस्टिक लेवल तक, ग्लोबल लेवल तक उन्होंने सभी को डेवलप करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने हमेशा व्यापार को समाज की सेवा के साथ जोड़ा, और जीवन के अंतिम समय में दोस्तों रतन टाटा ने बहुत सारी सेवा की, और तब भी वो उद्योग में सक्रिय रहे। उनकी प्रेरणादायक यात्रा में लाखों लोगों को प्रेरित किया दोस्तों, और अनफॉर्चुनेटली रतन टाटा का जो निधन है, उनके जीवन के कई अध्यायों का अंत तो कर देता है, लेकिन उनकी जो विरासत है, उनके जो थॉट हैं, उनकी जो लर्निंग है, उन्होंने जो लोगों को लर्निंग दी, वो आने वाली कई सदियों तक जिंदा रहेंगी। रतन टाटा की विरासत, जो उनके इंस्पिरेशनल कोट हैं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके द्वारा किए गए बहुत सारे जो परोपकारी कार्य हैं दोस्तों, उद्योग में और चैरिटी में, वो लोग हमेशा याद करेंगे। मैं जो ये वीडियो था, एक छोटा सा बनाया उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि वो एक महान नेता थे, एक परोपकारी नेता थे, और मानवता के प्रति मैं इस प्रेजेंटेशन को समर्पित कर रहा हूँ उनके लिए, और उनकी विरासत जो हमेशा हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। अब मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कंक्लूजन देता हूँ कि रतन टाटा हैज अकम्प्लिश्ड सक्सेस विदाउट टेकिंग शॉर्टकट। वो बिलीव करते थे कि शॉर्टकट्स जो होते हैं वो कभी भी आपको सक्सेस नहीं बनाते। इट इज ऑलवेज द डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन विद रिस्क टेकिंग एबिलिटीज एंड टेकिंग डिसीजन एंड देन फाइनली मेकिंग देम राइट. He has been very conscious for both the quality of the means and the social significance of the ends, showing the way forward to entrepreneurs who wish to succeed without compromising their integrity and dignity. Ratan Tata has been instrumental in transforming leadership ethos of the Indian business dynamics and placing India amongst the top global companies.
I don't believe in taking the right decisions. I take the decision then make them right. क्या बात बोली थी उन्होंने रतन टाटा ने, जो आज तक लोग याद करते थे, always believe in your ability and efforts. तो ये चीज़ जो रतन टाटा ने बोली, मैं उनके लिए समर्पित करता हूँ और एक बार फिर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और ये कहता हूँ कि he was a great leader, he was a great inspirator for all of us, and उनकी जो inspirations हैं उनको हम लोग हमेशा याद रखेंगे और इस inspiration को हमेशा अपनी self development के लिए use करेंगे. In the heart of India, a legend stands tall, a visionary spirit, answering a call with a legacy of steel, and dreams in his eyes. Ratan Tata's name, it lights up the skies. Ratan Tata, beacon of light, guiding our nation through day and night, with a heart full of courage and a mind so bright. Ratan Tata, you're our guiding light. Top to Moses to the skies above, his leadership driven by passion and love, building bridges of hope across the land with a gentle touch and a steady hand. Ratan Tata, beacon of light, guiding our nation through day and night, with a heart full of courage and a mind so bright. Ratan Tata, you're our guiding light. In times of challenge, you never sway, leading with honor, come what may. Your vision for tomorrow so bold and clear, and every heartbeat we feel you near. Philanthropy and wisdom in every stride, with humility and grace, you stand by our side for the youth of India, a shining star, inspiring us to reach, to dream afar. Ratan Tata, beacon of light, guiding our nation through day and night, with a heart full of courage and a mind so bright. Ratan Tata, you're our guiding light. Here's to the man with a heart of gold, the story of greatness will forever be told. Ratan Tata, in our hearts you reside, a true legend, our nation's pride. Ratan Tata, beacon of light, guiding our nation through day and night, with a heart full of courage and a mind so bright. Ratan Tata,